नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की कौन सी अहम खबरें, इसके बारे में देंगे आपको जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट के महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर पीएम मोदी ने भारत का दृष्टिकोण किया साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में किसानों के साथ करेंगे संवाद। 2 करोड़ से ज्यादा किसान अलग अलग माध्यमों से होंगे शामिल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को अदालती कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का दिया निर्देश। आपका नीति मामले की सुनवाई का वीडियो किया था साझा। मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 4 जिलों की पुलिस के संयुक्त अभियान में मिली सफलता। मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की भी खबर। आईसीसी T20 विश्व कप के अंतिम लीग मैच में भारत का सामना कनाडा से। फ्लोरिडा में आज दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल को 1 रन से दी मात। वहीं युगांडा को न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से हराया। मुंबई में आज से शुरू होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। उद्घाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे में होगा प्रदर्शन। और उत्तर भारत में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक लू का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने पर काम हुआ शुरू। और आइए अब खबरें आपको बताते हैं विस्तार से। इटली की 1 दिवसीय यात्रा पर G7 सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण रखने और कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली लौट आए। प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं के साथ वार्ता के बाद अपनी यात्रा को सफल बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में काफ़ी सफल दिन रहा। वैश्विक नेताओं के साथ वार्ता की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य मिलकर प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जिससे वैश्विक समुदाय लाभान्वित हो और भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सके। उन्होंने इटली के लोगों और वहां की सरकार को बेहतरीन आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण G7 सम्मेलन जहां मैंने विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण रखा। इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उनकी यात्रा की झलकियां दिखाई गई हैं। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जापान से प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। इसके बाद उन्होंने G7 के आउटरीच सत्र में हिस्सा भी लिया। आउटरीच सत्र के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई वैश्विक नेताओं से बातचीत की। वह ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी उन्होंने मुलाकात की। G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। उन्हें भारत आने का न्योता दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी। साथ ही वह 5वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनीता केजरीवाल को अदालती कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लेने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग को विभिन्न सोशल मीडिया पर शेयर उन्होंने किया था। हाईकोर्ट ने मामले में सुनीता केजरीवाल के साथ 5 अन्य व्यक्तिगत प्रतिवादियों को भी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रिपोस्ट को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। मामले में अब अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण के सफल समापन के उपलक्ष्य में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। हैदराबाद के डोंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में परेड का आयोजन हुआ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी समारोह के निरीक्षण अधिकारी रहे।
समारोह के दौरान ग्रेजुएट प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति का कमीशन प्रदान किया गया। इसके साथ ही फ्लाइट कैडेट्स, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों और मित्र देशों के उन अधिकारियों को भी विंग्स प्रदान किए गए जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना उड़ान प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। पिलाटस PC-7, MK2, Su-30, MKI सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम की शानदार एरोबेटिक शो से कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का समापन हुआ। समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। Modern warfare is a dynamic and ever-evolving landscape. It is no longer a solely physical domain. It is increasingly influenced by complex data networks and advanced cyber technologies. As leaders, you all need to adapt, innovate, and leverage technology effectively for proving decisive in winning wars. उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी है। देश में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबसे गर्म शहर ये दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर 18 जून तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पास रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 18 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिसके बाद ही गर्मी और लू से राहत मिल पाएगी। इन राज्यों में बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी हैं। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करें। और भीषण गर्मी के बीच ही राजधानी दिल्ली में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति भी अब तेज होती जा रही है। भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खाली मटके थे जो कि दिल्ली की इस समस्या के प्रतीक बने। प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार पानी की समस्या को सुलझाने में पूरी तरह नाकाम रही है। जल बोर्ड का मंत्रालय दिल्ली सरकार के आने से पहले 700 करोड़ के फायदे में था। आज वो 63,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। सबसे पहली बात तो ये, और ये आतिशी जी का गृह वार्ड है। आतिशी जी पानी की मिनिस्टर हैं और आज यहाँ जनता से पूछ के देखिए कि पिछले 4.5 साल से क्या किया उन्होंने। आज भी गोविंदपुरी के अंदर डेली पानी पीने के टैंकर आते हैं और आज तो ये स्थिति है कि जो टैंकर आते भी थे उन लोगों को, वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं। वहीं दिल्ली में जल संकट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी अब सड़क पर उतर आई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पानी संकट के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराया। और देश भर में जिस तरीके से भीषण गर्मी का कहर जारी है, वहीं गर्मी से बचने के लिए हरियाणा गुरुग्राम पुलिस द्वारा कूलिंग जैकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसीपी ट्रैफिक ने बताया कि अभी चल रही गर्मी को देखते हुए कूलिंग जैकेट्स को बतौर सैंपल दिया गया है। हालांकि जवानों द्वारा जैकेट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी साझा की गई हैं। पुलिस के एक जवान ने बताया कि जैकेट का वजन ज़्यादा होने की जो परेशानी है वो आ रही है और इसके साथ ही गर्मी से जैकेट की आइसिंग जल्दी पिघल रही है। कूलिंग जैकेट्स हमारे जो जेट डोज हैं 13 पॉइंट्स जेट डोज हैं उनको दी गई हैं और इसका मोटिव ये है कि आप देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो एसी जैकेट्स हैं ये जो अभी हमने सैंपल के तौर पर देखने के लिए भी इनके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, तो हमारे 13 पॉइंट्स पर जेट डोज को दी गई है। और बात छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अबुझमाड़ में मुठभेड़ में 8 नक्सली जो है मार गिराए गए, साथ ही एक जवान के घायल होने की भी खबर है। राज्य के 4 जिलों में पुलिस की ओर से ये साझा ऑपरेशन चल रहा है। कुतुल, फरसबेड़ा, कोड़तामेटा के जंगलों में इस वक्त भी पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ बीते 2 दिन से लगातार चल रही है। इस मुठभेड़ में नारायणपुर
कोंडागांव, कांकेर और दंतेवाड़ा की डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी 53वीं वाहिनी बल शामिल है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए नारायणपुर से हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही, जिस तरीके से लगातार 2 दिन से मुठभेड़ जारी है और आज 8 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है? बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी सफलता एक बार फिर यहाँ जो जवान है उनको मिली है। कहना चाहूंगा कि जो दो दिन से लगातार यहाँ पर मुठभेड़ है वो जारी थी और आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर जो है सामने आ रही है। एक जवान भी इसमें घायल हालांकि हुआ है, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई उसमें 8 नक्सलियों के मारे जाने की जो खबर है वो सामने आ रही है। बड़ी सफलता कहीं ना कहीं फिर एक बार जवानों को मिली है। इससे पहले भी अगर बात करें तो लगातार जो है यहाँ पर जिस तरह से सरकार में बदलाव हुआ था उसके बाद नक्सलियों की नीति में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला और उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं जो जवान है वो यहाँ पर नक्सलियों के मान में घुसकर उनको जो है पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। एक बार फिर यहाँ पर बड़ी सफलता नक्सलियों के खिलाफ जो है जवानों को मिली है। कुतुल, फरसबेड़ा, कोड़ता मेटा जैसे क्षेत्र जो है वहां पर ये जो मुठभेड़ है वो लगातार चल रही थी। पिछले अगर बात करें तो 4 जिले की जो पुलिस जो है वो इसमें ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी और डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी के 53 वाहिनी के तमाम जो बल है वो इसमें शामिल है और लगातार जो है अब भी मुठभेड़ जारी है। अभी भी जो आंकड़े हैं उनमें बढ़ोतरी हो सकती है और लगातार 2 दिनों से जो अपडेट मुठभेड़ है वो यहाँ पर जारी है। जी जी बिल्कुल अंकित, और ऐसे में एक जवान के घायल होने की भी खबर सामने आई है, क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, अभी जो ताजा जानकारी मिल पा रही है उसमें अगर बताना चाहूंगा तो एक जवान यहाँ पर जो घायल है वो यहाँ पर शहीद होने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है। इसके अलावा 2 और जवानों की घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है और यहाँ पर अभी हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी है अंदर से बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक एक जवान के शहीद होने की भी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। जी अंकित, आप लगातार नजर बनाए रखिए। दोबारा आपसे अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं कुवैत में हुई भारतीयों की मृत्यु के मामले में भाजपा ने केरल के मुख्यमंत्री पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दुखद स्थिति में मुख्यमंत्री की ओर से ये बेहद निंदनीय कृत्य है। Kerala Chief Minister is trying to create political advantage, criticizing Prime Minister Narendra Modi's government in this tragic situation. It's a highly deplorable act on the part of the Chief Minister. Chief Minister should desist from taking such a stand in such scenarios. I would advise him that he should concentrate more on the well-being of the people of the state, the welfare of the people of the state, the infrastructure, various other issues, instead of trying to create controversies on the occasion of such tragic incidents. तो लगातार केरल की सरकार पर राजनीति के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि राज्य के 8 सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृषि मंत्रालय के बाद वस्त्र मंत्रालय दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। ऐसे में बिहार में इस दिशा में संभावनाओं की तलाश की जाएगी। बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया है और उद्योग सबसे बड़ा मंत्रालय है। वस्त्र मंत्रालय देश में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है। हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, इसलिए अपार संभावनाएं हैं। उन्हीं रेडीमेड गारमेंट्स है। उन संभावनाओं के साथ मिलकर माननीय मंत्री जी, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हमारी टीम पूरी आई है दिल्ली से और संभावनाओं को तलाश करके निश्चित रूप से बिहार में नए रोजगार के अवसर पर चर्चा हो। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नामरूप थर्मल पावर स्टेशन के परिसर में 25 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी, जो इस क्षेत्र में सतत ऊर्जा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिब्रूगढ़ में आयोजित ये समारोह राज्य की अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो के विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डिब्रूगढ़ के नामरूप में 25 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पर्यावरण के प्रति राज्य का योगदान होगा। राज्य 2027 तक 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य बना रहा है। Laid the foundation stone for a 25 megawatt solar power project in Namli. Assam has taken a pledge to produce 3000 megawatt solar power by 2027, coinciding with the Prime Minister promise in the COP summit. That will be Assam contribution towards the global environment. We have already in process of producing 200 megawatts of solar power, and within this year we will start work for the balance 2500 megawatts of solar power. Today's function is one of the components of the entire plan. एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंक कनको ने मध्य प्रदेश के सरकार से अपील की है कि मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है कि इस्लामी संस्थान शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि अपंजीकृत मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को भी सामान्य स्कूलों में भेजा जाना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 1755 पंजीकृत मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। इन संस्थानों में आरटीआई अधिनियम के तहत अनिवार्य बुनियादी ढांचे का अभाव है। बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। सभी बच्चों को समान रूप से देखकर सभी को शिक्षा मिले उस दिशा में काम करना चाहिए। हमको आज विभाग ने ये बताया कि 1755 मदरसे उनके पास पंजीकृत हैं। पूर्व में उन्होंने हमको 1505 मदरसों की जानकारी दी थी, लेकिन आज उन्होंने बताया कि 1755 मदरसे उनके पास पंजीकृत हैं और 9417 हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। और हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना तो ऐसा अक्षम्य काम है। इसको तत्काल सुधार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की कार्रवाई करें। ये अवश्यंभावी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के साथ ही किसानों के विकास को समर्पित एक और कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके तहत कई मंत्री देश के अलग अलग जगहों पर जाकर और वर्चुअली भी किसानों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही देश में अलग अलग स्थानों पर 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं, जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उपराष्ट्रपति के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की। आंध्र प्रदेश की नई गठबंधन सरकार ने हालिया प्रशासनिक फेरबदल के तहत आईएएस अधिकारी जे श्यामला राव को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीडीडी के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ये दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर ट्रस्टों में से एक है, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करता है। श्यामला राव इससे पहले विशाखापत्तनम जिला कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने टीटीडी पिछले प्रशासन पर भ्रष्टाचार और कुप्रशासन का आरोप लगाते हुए तिरुमाला प्रशासन के शासन को शुद्ध करने की बात कही है।
यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए वार्ता की रूपरेखा पर यूरोपीय संघ में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इस बात की घोषणा यूरोपीय संघ की परिषद ने की। यूक्रेन के साथ साथ मोल्दोवा को भी समूह की सदस्यता प्रदान करने के संबंध में यह सहमति बन गई है। परिषद ने इस जानकारी को साझा करते हुए बताया कि पहली अंतर सरकारी बैठक 25 जून को लग्जमबर्ग में होगी, जहां यूरोपीय मामलों के मंत्री मिलेंगे। इस प्रकार की वार्ता के लिए यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों का सहमत होना जरूरी होता है। और ख़ासतौर से आपको बता दें कि बात अगर की जाए यहाँ पे ICC T20 वर्ल्ड कप की, जी हाँ, यूएस में चल रहे ICC T20 विश्व कप के सुपर 8 चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया है। T20 विश्व कप में अमेरिका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मिलिंद कुमार भारत के घरेलू क्रिकेट का भी जाना पहचाना नाम है। दिल्ली और त्रिपुरा की रणजी टीमों में रह चुके मिलिंद बेहतर अवसरों की तलाश में अमेरिका चले गए थे। मिलिंद ने इसी साल कनाडा के खिलाफ मुकाबले में अपनी T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। मिलिंद से बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। हमारे साथ मिलिंद हैं और मिलिंद इस वक्त यूएसए टीम के साथ है। यूएसए की टीम ने इस बार धूम मचा दी है, ठीक है ना, और सबके नाम, सबके जुबान पे आपका नाम है, आप लोगों की टीम का नाम है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे टूर्नामेंट को? मिलिंद, जिस तरीके से यूएसए के लिए हुआ, ये ड्रीम तरीके का एक टूर्नामेंट रहा है। ऑब्वियसली हम एज ए टीम बहुत मेहनत कर रहे थे पास्ट 4-5 महीनों से कि जो कनाडा सीरीज़ हमने खेली, फिर बांग्लादेश सीरीज़ हमने जीती, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन से हम जीते, तो ऑब्वियसली हम अच्छा कर रहे थे और वही हमने जो हम अच्छा कर रहे थे हमने वही फॉरवर्ड किया कि हम इस वर्ल्ड कप में, बस ये नहीं कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी और हमने सिर्फ यही पॉजिटिव्स देख के हम वर्ल्ड कप में आए और हमने अच्छा किया। लोग सोचते हैं कि आसान है दिल्ली में खेलो या फिर यूएसए में आओ, सेटल होने में बहुत आसान है। क्या आपके लिए आसान था ये दिल्ली में IPL भी खेले हैं आप? नहीं, ऑब्वियसली आसान नहीं था। पहले 2 साल बहुत मेहनत लगी और मशक्क़त भी लगी कि यहाँ रहना, सब कुछ अपने आप काम करना, फैमिली से दूर, और बहुत इजी नहीं है कि यहाँ पे सब अपने आप को करना पड़ता है। और मैचेस आपको यहाँ पे थोड़ी ठंड इतनी होती है कि बर्फ़ पड़ती है, तो आप बाहर नहीं प्रैक्टिस कर सकते, आपको इंडोर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यहाँ पे आपके पास इंडिया में जैसे फैसिलिटीज़ होती हैं कि जाओ ऑब्वियसली किसी भी क्लब में जाओ, टर्फ विकेट्स अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सब आपको अपने आप ही करना पड़ता है। सुपर 8 में पहुँच चुके हैं, क्या सा फील हो रहा है? ऑल्दो मैच नहीं हुआ, लेकिन सुपर 8 में अपने आप पे पहुँचना, वो भी नेक्स्ट T20 में आप लोगों की कंफर्मेशन है। ये फीलिंग मैं बोल नहीं सकता क्योंकि पूरी एज ए टीम खेले और हमने मेहनत की और हमारे सुपर 8 के लिए क्या इरादे हैं? कुछ और भी जायंट किलिंग हो सकती है? आपको कुछ नहीं पता कि अभी हम जैसे खेल रहे हैं कि जो हमारे पास मोमेंटम है और हम जैसे यूएस में विकेट्स हैं वैसे कैरेबियन में भी थोड़ी वैसी ही विकेटें हैं, तो हम यूज्ड टू हैं, तो हमारे लिए थोड़ा फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करते थे मिलिंद, यूएसए की टीम में हैं और भारत से गए हैं और धमाल मचा रहे हैं। इस वक्त यूएसए की टीम सुपर 8 में पहुंच चुके हैं। कोशिश ये है कि जिस तरीके से लीग मैचेस में उन्होंने जायंट किलिंग की, सुपर 8 में भी वैसा ही प्रदर्शन कर सके। के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, फ्लोरिडा। तो ना सिर्फ मिलिंद बल्कि T20 वर्ल्ड कप में यूएस बनाम पाकिस्तान मुकाबले के बाद अमेरिकी क्रिकेटर सौरभ नेत्रवलकर रातों रात स्टार प्लेयर बन गए। भारतीय मूल के नेत्रवलकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। DD न्यूज़ संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने सौरभ नेत्रवलकर से भी खास बातचीत की। T20 वर्ल्ड कप में एक ऐसा नाम है जिसने सब जगह पे धूम मचा रखी है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। सौरभ नेत्रवलकर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सौरभ, ये बताइए, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? क्रिकेट में तो आपने T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाया हुआ है, लेकिन फ्रॉम इंजीनियर टू क्रिकेटर, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, सब जानना चाहते हैं आपकी ये स्टोरी। 10 साल की उम्र से स्टार्ट हुई क्रिकेट, क्लब क्रिकेट। मुंबई में पला बड़ा हूँ और एज ग्रुप्स खेल कर अंडर 13, अंडर 15, 17 मुंबई में खेल कर बड़ा हुआ हूँ और धीरे धीरे जाके इंडिया अंडर 19 खेला 2010 साल में। और पैरेलल में मुझे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था। यूएस में बिल्कुल सोचा नहीं था कि क्रिकेट फिर से खेलने का मौका मिलेगा। जब मैं इंडिया से मास्टर्स के लिए यहाँ पर आया था यूएस में क्रिकेट छोड़कर, बट एक ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि फिर से एक मौका मिल रहा है
अपना टैलेंट शो करने का और परफॉर्म करने का। कोडिंग करते करते कैसे, मतलब समय मिलता था आपको, क्योंकि प्रैक्टिस भी, क्रिकेट में बहुत प्रैक्टिस चाहिए और प्राइवेट जॉब में भी बहुत समय देना पड़ता। हाँ, आई थिंक टाइम स्मार्टली यूटिलाइज करना इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से जो मैं अपना दिन उसी तरीके से प्लान करता हूँ कि सुबह सपोज़ मैंने अपना फिटनेस में कर लिया, काम के बाद शाम को हम यूजुअली इंडोर में प्रैक्टिस करते हैं कैलिफोर्निया में, तो इधर रात को प्रैक्टिस हो गई 1-2 घंटा, या लंच टाइम के बीच में अगर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर लिया। आखिरी जो मैच था आप इससे पहले जो इंडिया के साथ आपका मैच था, उसमें आपने 2 टॉप खिलाड़ियों को आपने आउट किया। ड्रीम कम ट्रू बोल सकते हैं इसको? जी डेफिनेटली बड़ी बात है, क्योंकि एक फीडबैक आपको मिल जाता है कि अगर आप मेहनत सही तरीके से कर रहे हो या नहीं, आपका स्किल उस लेवल पर आप परफॉर्म कर सकते हो या नहीं। सो एक वो पॉजिटिव फीडबैक है कि हाँ, अगर मैं अकेला ही नहीं, सारे प्लेयर हमारे टीम में से, कि अगर हम एकजुट कर खेले एज अ टीम और सही तरीके से हमने अपना जॉब अगर एग्जीक्यूट किया, तो हम अच्छी टीमों को कम्पीट कर सकते हैं, फाइट दे सकते हैं, और उसी का एक रिजल्ट है कि हम सुपर 8 में क्वालिफाई हुए। तो हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात है। शुक्रिया, हमसे बात करते थे, ये थे सौरभ नेत्रवलकर, जो बता रहे थे कि तैयारी हो चुकी है सुपर 8 की, और सुपर 8 में भी एक कोशिश है इनकी की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। यूएस सुपर 8 में पहली बार क्वालिफाई कर चुका है, सो अगला पड़ाव उनका बारबाडोस में है। क्या पर्सन एजुकेशन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, फ्लोरिडा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।